हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 200 में से 200 नंबर कैसे प्राप्त करें। ये समय आप लोगों के लिए बड़ा ही विकट परिस्थिति वाला है क्योंकि सीयूटी का एग्जाम बहुत निकट है। सभी स्टूडेंट्स इस समय अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं क्योंकि लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपको जीके का भी पेपर तैयार करना होता है। ऐसी स्थिति में सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति में हैं कि वो 200 में से 200 लाने की जो सोच रहे हैं वो कैसे ला पाएंगे। बिल्कुल सवाल बड़ा कठिन है 200 में से 200 लाना, लेकिन इसका मेरे पास जो भी एक सॉल्यूशन है मैं आपको जो दे सकता हूं वो ये है कि आप कैसे 200 में से 200 ला सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके चलना है। निश्चित रूप से आपको इनसे बहुत मदद मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात है, देयर विल बी अ क्वेश्चन पेपर with 50 questions and students need to answer only 40 of the questions। क्योंकि हम बात कर रहे हैं की इंफॉर्मेशन अबाउट द सीयूटी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। हम सीयूटी का जो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं। उस सिलेबस के अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें से 40 प्रश्न करने हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। दूसरी, मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल ऑफ 200 पॉइंट्स। ज्यादा से ज्यादा आप जो स्कोर करेंगे वो 200 पॉइंट्स होंगे आपके। द एग्जाम विल बी 45 मिनट्स लॉन्ग। ये परीक्षा आपकी 45 मिनट की होगी और उसमें आपको 40 प्रश्न करने हैं। एंड विल इंक्लूड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अंदर जो प्रश्न होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि लंबे समय से आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत सारे ऑनलाइन बैच ज्वाइन किए हैं, आपने और भी बहुत सारे पेपर्स देखे होंगे, तो ये तो जानकारी में है। ये भी जानकारी में होगा कि आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं, 40 प्रश्न करने हैं। तो हर प्रश्न को कितना समय देना है? लमसम 1 मिनट। ये दिमाग में हर समय आपके होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप कहीं ना कहीं मिसमैनेज कर बैठेंगे अपने पूरे टाइम को। की पॉइंट्स टू वॉच ऑन। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पॉजिटिविटी। देखिए, समय आपके पास में जो है ना वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम समय है। और जब हमारे पास समय कम होता है तो हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, बट स्मार्ट वर्क भी करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क का मतलब होता है कि आप बहुत कठिन परिश्रम करें, आप रात दिन पढ़ें, सारा समय आप दे दें, लेकिन उसके साथ जरूरत होती है स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है आप ढूंढिए क्या क्या चीजें आ सकती है, आइडिया लगाइए। क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो मन में आता है आप ये भी पढ़े, वो भी पढ़े, यहां से भी पढ़े, वहां से भी पढ़े। बहुत सारे आप टेस्ट पेपर्स लेकर के बैठे हैं, बहुत सी अलग अलग गाइड्स लेकर के बैठे हैं। मैं ये कहता हूं कि कहां आपको इतनी सारी गाइड्स लेने की जरूरत है। आपकी एनसीईआरटी की बुक है, सब उसमें से ही तो आ रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी की बुक आपने पूरे साल भर पढ़ी है, आपने 12th का एग्जाम दिया है उसी बुक के बेस पर। अब आपको ज्यादा डीप उस बुक के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर होंगे। आपको जरूरत है इस समय तो स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है इस समय आप जो फैक्ट वगैरह है ना उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, एक एक फैक्ट को याद कीजिए, जैसा कि आप अभी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात भी करूंगा मैं आपसे। दूसरा, आप देखें सीबीटी हाइब्रिड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला ये आपका। तो आप लोगों को अभी से इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। एक होता है आपके सामने टेस्ट पेपर होता है, आप उस पर सॉल्व करते हैं। एक होता है कंप्यूटर पर बैठ करके आप सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको टाइम भी लग सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। वैसे तो कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो उतना ही समय बचाती है। आपको हो सकता है कि एक राउंड जो होता है डार्क करने के लिए, एक सर्कल जो होता है उसको डार्क करते हैं तो समय देना पड़ता है। यहाँ आपको एक क्लिक से काम चल जाएगा, तो समय तो आपका बचेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, इस प्रकार के टेस्ट देवें, तभी आप वहाँ जा कर के कम समय में बिना किसी हड़बड़ाहट के इसको कर पाएंगे। एमसीक्यूज, यू नो स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, सभी जानते हैं। तो बस ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसी आधार पर ये पेपर आपका रहने वाला है। इसलिए आपको हर समय प्रयास यही करना है कि आप जितना ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व कर सकें उनको सॉल्व कीजिए। दूसरा,
आप इसके साथ पीवाईक्यूज पर जाइए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन इस बार भी आएंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो पेपर आपको मदद करेंगे ये बताने में कि पेपर कैसा आता है। आप जब एक पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर। अगर आपने कम समय में समय रहते हुए पेपर सॉल्व किया, सारे प्रश्न आपके सही हुए हैं, मन में एक पॉजिटिविटी आती है कि नहीं मैं कर सकता हूं। तो जब आप पेपर करेंगे, हो सकता है पेपर करते समय कुछ मिस्टेक्स करें आप, लेकिन कहा जाता है आप मिस्टेक्स से ही तो सीखेंगे। एवरी फेलियर हैज द सीड्स ऑफ फर्दर सक्सेस। हर एक असफलता के पीछे सफलता छुपी हुई होती है। आप प्रैक्टिस के दौरान अगर असफलता हासिल करेंगे, आप वहां गलती करेंगे, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे वहां वो गलती नहीं दोहराएंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जबकि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। रिमाइंड ऑल द फैक्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है, हम चूंकि एक ऐसा एग्जाम फेस करने जा रहे हैं जहां पर आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपटीशन में हैं। फैक्ट एक ऐसी चीज है जो दिमाग के अंदर होना चाहिए। बहुत बार आपने उस चीज को पढ़ रखा होगा, लेकिन एग्जाम में बैठने से पूर्व हो सकता है कि आप वहां उस चीज को मिस कर जाएं। फैक्ट जितना ज्यादा याद रखा जाए, जितना ज्यादा प्रिपेयर किया जाए, जितना ज्यादा रिमाइंड किया जाए, उतना बेटर है। ज्यादा से ज्यादा आप फैक्ट्स को याद रखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न फैक्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको या तो कोई डेट पूछ ली जाती है, या फिर आपको कोई ईयर पूछा जाता है, या फिर किसी बुक का नाम पूछा जाता है। ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट आपके टिप पर होनी चाहिए। और आप जानते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको उनके साथ मैच करना होता है, वो फैक्ट बेस्ड ज्यादा होते हैं। जैसे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने। ऐसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे ना, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। इनको आपको हर समय याद रखना होता है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स। देखिए मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, उनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। क्यों फायदा होगा ये जानिए। टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस। आप जानते हैं कि एक पेपर के अंदर सारे प्रश्न एक जैसे नहीं होते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग तरह के होते हैं, वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चंस में। वहां आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 45 मिनट से और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1 मिनट पर क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आसान प्रश्न पर भी आप 1 मिनट दे रहे हैं और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है उस पर भी आप 1 मिनट दे रहे हैं। वहां आपको प्रश्न समझने होंगे, और वो कब समझ पाएंगे? जब आप मॉक टेस्ट पर जाएंगे। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि एक प्रश्न कितना समय ले रहा है, और प्रश्नों के प्रकार पता चलेंगे। डायरेक्ट आंसर्स होते हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो मैंने अभी जैसा कि आपको कहा, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। सामने उत्तर है, क्लिक किया, प्रश्न हो गया, ठीक है। लेकिन आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर जाते समय आपको मैच करना होगा, जहां 4 एक तरफ एक कॉलम में होंगे, 4 दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में होंगे। करेक्ट मैच कौन सा है ये देखना होगा, इनकरेक्ट कौन सा है ये देखना होगा। तो यहां आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो केस स्टडी होते हैं, केस स्टडी बेस्ड होते हैं, जहां पर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता है, बट आप जब उस केस को पढ़ते हैं तो उसके आधार पर आपको उत्तर ढूंढने होते हैं। वहां आपको बहुत ज्यादा धैर्य, पेशेंस रखने की जरूरत है। वहां आपको माइंड को पीसफुल रखने की जरूरत है, तभी आप उस केस को सही पढ़ पाएंगे और उसी के आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। एजर्सन एंड रीजन। एजर्सन रीजन के क्वेश्चंस जो होते हैं उनका करने का तरीका आपको बिल्कुल परफेक्टली ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलती कर पाते हैं। एक तरफ आपको कथन दिया हुआ होता है, स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, दूसरी तरफ आपके एक रीजन होता है। आपको देखना होता है कि दोनों ही करेक्ट है या नहीं है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है या नहीं है। ये ध्यान से आप उस प्रश्न को भी पढ़ें, ध्यान से आप नीचे जो आंसर्स 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनको भी पढ़ें, तभी आप सही आंसर की तरफ जा पाएंगे। इन चीजों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस काम आएगी। वहां एग्जाम में अगर जाकर बैठे सही उत्तर आ रहा है फिर भी सही उत्तर नहीं दे पाएंगे अगर आपने उनकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं की है। तो एक प्रश्न आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि
कालक्रम निर्धारित करें। कालक्रम निर्धारित करने के लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। एक एक घटना जो दे रखी होती है वो कौन से काल में घटित हुई है उस पर आपको जाना होता है, वहां भी अधिक समय की जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पर टाइम को मैनेज करना है। इजी क्वेश्चन को कम टाइम देना है, हार्ड क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। एग्जाम जब दे रहे हैं, ड्यूरिंग एग्जाम किन किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी देखना। कीप काम एंड कैरी ऑन, शांत रखिए अपने आप को और कैरी ऑन, आगे बढ़ते जाइए। जहां कहीं दिमाग अशांत हुआ नहीं, वहां आप धैर्य खो बैठेंगे और एक अच्छा पेपर जो आप कर सकते थे, शायद हो सकता है आप ऐसा न कर पाए। तो आपको अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है, शांत रखना बहुत जरूरी है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, सारे प्रश्नों को बहुत केयरफुली पढ़ना है। गलती हम वहीं कर बैठते हैं जहां हम प्रश्न को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, खुद मैंने अपने एग्जाम को फेस करते हुए एक छोटी सी गलती की वजह से क्वेश्चन को गलत कर रखा है, क्योंकि मैंने प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा था। हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है और हमने मेल खाता है वाला राइट कर दिया, कौन सा मेल खाता है और हमने नहीं खाता वाला राइट कर दिया, वहां गलती हो जाती है। तो प्रश्न को बहुत केयरफुली पढ़ने की जरूरत होती है। वो तभी कर पाएंगे जब अपने आप को आप काम रखेंगे, शांत रखेंगे। डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, एक प्रश्न पर अटक मत जाइए। होता है ऐसा अक्सर, जब हम एग्जाम में बैठते हैं, एक एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप एक प्रश्न पर ना अटके। नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। पहले दूसरे क्वेश्चंस को कर लीजिए, उस पर वापस आकर के आप सोच सकते हैं। जिन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, पहले उनको अटेंड करना बहुत जरूरी है, और बाद में आप एक सेकंड राउंड पे आ जाइए। मतलब एक राउंड में आप सारे वो क्वेश्चंस कर लीजिए जो फर्स्ट टाइम में आप राइट कर सकते हैं, और सेकंड टाइम में आप सोचने वाले प्रश्नों पर आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दौरान करना। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसा ना हो कि आप कुछ प्रश्न समय की कमी की वजह से छोड़ बैठें, सभी प्रश्नों को करना है। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसलिए जो प्रश्न नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं उत्तर आ रहा है, छोड़ दीजिए। बट यहां ध्यान रखिए कि आप अगर 50-50 हैं, उस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। माइंड में लग रहा है कि मोर देन 50% मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो सोच रही हूं सही है, आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर लीजिए। लेकिन लग रहा है कि 70% गलत हो सकता हूं मैं, मुझे केवल 20-30% ही कॉन्फिडेंस है कि ये उत्तर सही है, तभी आप उसकी तरफ जाइए। अदरवाइज आप नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएंगे, जो कि आपके स्कोर को कम कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उन्हीं को मिलती है सफलता अपार जो करते हैं सही मौके पर वार। तो ये सही मौका है वार करने का। CUT UG 2024 आक्रमण लाइव बैच। आर्ट्स ओनली 1200 रुपीज, साइंस ओनली 1200 रुपीज एंड कॉमर्स ओनली 1200 रुपीज। जनरल टेस्ट 600 रुपीज। हरी अप, एनरोल नाउ। CUT UG 2025 प्रवेश लाइव बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15th May 2024। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार CUT का एग्जाम देना चाह रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है तो CUT के बैचेस प्रारंभ होने जा रहे हैं 15th May से। आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम है, बाइलिंगुअल भी है, और कोर्स ज्यादा नहीं, ओनली 3500 रुपीज का है। सो स्टूडेंट्स, हरी अप, डोंट वेट, इंतजार मत कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी CUT एग्जाम के लिए। थैंक यू।